आदाब। मैं हूं सौल्या वसीम और आप देख रहे हैं एमसीजी डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा खास दस्तावेजी प्रोग्राम कलमवेर। आज का एपिसोड एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिर्फ एक पत्रकार नहीं, एक नेता नहीं और एक आजादी के सिपाही भी नहीं। वह थे सच के सिपाही, कलम की योद्धा और हिंदू मुस्लिम के सबसे बड़े रक्षक। कानपुर, जिसे उद्योगों का बड़ा शहर माना जाता है, कभी वही शहर उनकी आवाज से कांप उठता था। उन्हें लोग कानपुर का शेर कहा करते थे। आज हम उसी शेर की बात कर रहे हैं, जिनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। एक अद्भुत, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी। 26 अक्टूबर 1890 प्रयागराज के एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है गणेश शंकर। उनके पिता जयनारायण जी एक स्कूल के अध्यापक थे और उर्दू फारसी के अच्छे जानकार भी। गणेश शंकर का बचपन विदेशा और मुंगावली में बीता। उन्हें शुरू से ही पढ़ने लिखने का जुनून था। घर की हालात बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई और सीखना कभी नहीं छोड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने उर्दू, फारसी और हिंदी तीनों भाषाएं सीख ली। यही भाषा का ज्ञान आगे चलकर उनकी लेखनी की असली ताकत बना। उनकी पढ़ाई मुंगावली ग्वालियर में हुई। इनकी पढ़ाई भले ही आर्थिक समस्याओं के कारण बहुत आगे तक नहीं हो पाई, लेकिन वे कहते थे, डिग्री पढ़ाई का प्रमाण है, लेकिन सीखने की भूख अलग चीज है। वे खुद पढ़कर सीखते रहे। उन्होंने राजनीति, समाज, साहित्य और पत्रकारिता का हर विषय को गहराई से समझा। वे भारत मित्र, बंगवासी जैसे अखबार पढ़ते और दुनिया के बड़े विचारकों वोल्टेयर, थोरो, इमर्सन, जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को भी पढ़ते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक पहली किताब लिखी, हमारी आत्मोत्सर्गता, आत्मबल, त्याग और राष्ट्रभक्ति पर किताब। इससे साफ था कि उनके अंदर एक बड़ा लेखक छुपा था। शुरू में उन्हें एक छोटी नौकरी मिली, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों का घमंड और अत्याचार उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, कानपुर आए, करेंसी ऑफिस में लगे। वहां भी वही हाल। अंग्रेज अफसरों के गलत व्यवहार से परेशान होकर यह नौकरी भी छोड़ दी। फिर शिक्षक बने और यहीं से उनकी असली दिशा शुरू हुई, पत्रकारिता। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी लिखने की क्षमता पहचान ली और उन्हें सरस्वती पत्रिका बुलाया। यहीं से उनकी लेखनी निखरी और चमक उठी। विद्यार्थी जी का मन राजनीति और समाज की समस्याओं में लगा रहता था। वे सरस्वती छोड़कर अभ्युदय पहुंचे। फिर कुछ समय के लिए उन्होंने प्रभा का संपादन किया। 1907 से 1912 का समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। कभी नौकरी, कभी बेरोजगारी, कभी पैसे की कमी, तो कभी राजनीतिक दबाव। लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि उनका रास्ता सच का रास्ता था। 9 नवंबर 1913 एक छोटा सा प्रेस, बहुत कम साधन, लेकिन हिम्मत बेहिसाब। यहीं से शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता का महान अखबार प्रताप। पहले ही अंक में उन्होंने लिख दिया, यह अखबार देश की आजादी, जनता के अधिकार और समाज के बदलाव की आवाज बनेगा। और सचमुच प्रताप आवाज से ज्यादा एक लड़ाई बन गया। किसानों, मजदूरों, दलितों और आम जनता की समस्याएं सब प्रताप में खुलकर लिखी जाती थी। अंग्रेजों ने परेशान होकर उन्हें जेल भेज दिया, जुर्माना लगाया गया, अखबार बंद कराने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने साथ दिया, दान दिया, सहयोग दिया और प्रताप फिर चल पड़ा। सरकार ने उसे बदनाम पत्र भी कहा, लेकिन जनता ने कहा, यह वही अखबार है जो सच बोलने से नहीं डरता। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े लेखक भी थे। उनकी भाषा आसान, भावुक और सीधी थी, जो दिल में उतर जाती थी। उन्होंने गरीबों की तकलीफ ऐसे लिखी कि पढ़ने वाला खुद को उस दर्द में महसूस करता था। उन्होंने शेख चिल्ली की कहानियां और कई मजबूत निबंध लिखे। उनके हर लेख में साहस, त्याग और देश प्रेम साफ छलकता था। वे गांधी जी के समर्थक भी थे।
लेकिन क्रांतिकारियों का भी साथ देते थे। उन्होंने भगत सिंह के लेख प्रताप में छापे, राम प्रसाद बिस्मिल के आत्मकथा भी प्रकाशित की। उन्होंने कहा, आजादी के लिए लड़ाई सत्याग्रह से भी होती है और जरूरत पड़े तो तलवार से भी। उनकी सोच अनोखी थी। 1920 में पूरा उत्तर भारत सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था। कानपुर भी इससे अछूत नहीं था, लेकिन विद्यार्थी जी धर्म से ऊपर मानवता पर विश्वास रखते थे। एक घटना हुई, हिंदू जुलूस मोलगंज मस्जिद तक संगीत बजाते हुए गया। तनाव बढ़ा, लेकिन विद्यार्थी जी दोनों पक्षों से बात करके हालात संभालने में जुटे रहे। लोग उन्हें जानते थे, यह आदमी धर्म नहीं देखता, केवल इंसानियत देखता है। 1925 में जब कांग्रेस ने फैसला किया कि चुनाव लड़ना है, तो कानपुर से विद्यार्थी जी को उम्मीदवार बनाया गया। लोगों ने उन्हें भारी वोटों से भी जिताया। उन्होंने मजदूरों के लिए यूनियन बनाई, अधिवेशन कराए और 1929 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे हिंदी भाषा और साहित्य के बड़े समर्थक भी थे। 1931 में कानपुर में भयानक दंगे हुए। लोग घरों में फंसे थे, हिंसा तेजी से फैल रही थी। उन्हें कराची कांग्रेस अधिवेशन में जाना था, लेकिन उन्होंने कहा, जब मेरा शहर संकट में है, मैं सम्मेलन नहीं जा सकता। वे लोगों को बचाने सड़क पर उतर आए। उन्होंने पहले कुछ मुस्लिम महिलाओं को बचाया, फिर कुछ हिंदुओं को। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन पर चाकुओं से हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। यह कहा जाता है कि यह अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी। कुछ दिन बाद उनका शरीर मिला। हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। 29 मार्च को उनका अंतिम संस्कार हुआ। पूरा कानपुर रो रहा था। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत हम सब के लिए प्रेरणा है। उनका खून हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ने की ताकत बनेगा। इससे पता चलता है कि विद्यार्थी जी कितने महान थे। 1989 में भारत सरकार ने गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार शुरू किया, जो देश के बड़े पत्रकार को दिया जाता है। कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर है। फूलबाग अब गणेश विद्यार्थी उद्यान कहलाता है। कई चौक, इंटर कॉलेज और कानपुर एयरपोर्ट भी उनके नाम पर है। पत्रकार प्रेम शंकर अवस्थी कहते हैं, कानपुर का शेर मरा नहीं है, वह हर उस कलम में जिंदा है जो सच के लिए उठती है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक नाम नहीं, एक सोच है। वे सिखाते हैं कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है। सच लिखना आसान नहीं होता। पत्रकारिता सत्ता की नहीं, जनता की आवाज है। और हिंदू मुस्लिम एकता सिर्फ विचार नहीं, बल्कि इंसानियत है। उनकी शहादत याद दिलाती है कि भारत की मिट्टी त्याग और सच पर खड़ी है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ और आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलमवीर, जहाँ कलम सच बोलती है और पत्रकारिता समाज को जगाती है।